फ्रॉम द लेंस, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स। तो वैसे तो देखो आपने को पता है कि लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे u, v और f क्या है? u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, v क्या है? इमेज डिस्टेंस। और f क्या है? फोकल लेंथ। तीनों गलत है। u है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल, v इज ऑब्जेक्ट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल एंड f इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस विद रिस्पेक्ट टू पोल। ठीक है, टेकिंग जिस डायरेक्शन में जो रे जा रही है, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए साइन कन्वेंशन लिया जाए तो ये होता है। ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अ कन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड। ठीक है, कन्वेक्स मिरर भी प्लेस कर दिया। अच्छा, वैसे इसके अंदर क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जैसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है और फोकल लेंथ 10 है। तो यही से वैसे समझ में आ जाता है एक कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और जो f है वो मॉडुलस ऑफ f जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं और डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव मान के चलते हैं। ये 15 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब u की वैल्यू हो गई -15 क्योंकि राइट वर्ड्स पॉजिटिव है और ये लेफ्ट में है, और f की वैल्यू हो गई +10। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो v की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है +30। कुछ नहीं, इन दोनों को उठा के यहाँ पे डालना है। इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड डेटा होता है 10, 15, 30। ठीक है, ये कई बार पूछते हैं, ये डेटा कई बार काम आता है। फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट अगर 15 पे है तो इमेज 30 पे बनेगी और ऑब्जेक्ट अगर 30 पे तो इमेज 15 पे बनेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मिरर वाला लगा दिया। अब इसकी जो इमेज थी, इस वाले पॉइंट की जो इमेज बननी थी वो मान लो यहाँ कहीं बननी थी। ठीक है, बीच में मिरर लगा दिया और मिरर से क्या हुआ कि जो रेज थी वो एक्चुअली यहाँ से टकरा के और वापस चलेगी। अब देखो, अगर रेज अगर अपने पास रिट्रेस कर रही है इसका मतलब वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हुई है, और अगर नॉर्मली रिफ्लेक्ट हुई है इस बात का मतलब क्या हुआ, यहाँ से रेज इधर गई, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर जा रही थी और वो यहीं से यू टर्न मार के वापस चली गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इसका सेंटर कर्वेचर रहा होगा। ठीक है, सेंटर रहा होगा तभी तो ये रेडियस और जो टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर आए। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी। तो इंसिडेंट रेज भी इसी जगह जा रही थी और इंसिडेंट रेज भी इसी जगह जाके मीट करती और रिफ्लेक्टेड रेज भी यहीं से आती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि एक्चुअली वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इसके लिए वर्चुअल ही इमेज बनी है। ठीक है, और द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज, अच्छा इन दोनों की बीच डिस्टेंस कितनी दे रखी है? ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस कन्वेक्स मिरर प्लेस इट्स फोकस। अच्छा, इसके फोकस पे रखा है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये दूरी 10 है। ठीक है, और इसका मतलब ये जो दूरी है ये टोटल तो 30 है, इसमें से ये 10 है तो ये 20 हो गया। इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? 20 हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन्होंने फोकल लेंथ पूछी है तो कन्वेक्स मिरर की अगर फोकल लेंथ पूछी हुई है तो वो रेडियस की आधी होती है। रेडियस अगर 20 है तो इसका मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर्स एंड अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। ठीक है भाई, तो 10 सेंटीमीटर सॉरी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड थिन फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर्स और प्लेन मिरर उसके पीछे लगा हुआ 15 सेंटीमीटर पीछे। ठीक है, इफ द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट देन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंसेज। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंसेज, तो ये रहा लेंस, फोकल लेंथ इसकी दे रखी है आपको 30 और उसके पीछे आप प्लेन मिरर रखा हुआ है। अब देखो, ऑब्जेक्ट पे जब इमेज दोबारा बनती है तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे एक नाम होता है, इसका नाम होता है ऑटो कॉलिमेशन। वैसे ये जो वर्ड है ये ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता हो तो अच्छा है। ऑटो कॉलिमेशन, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इमेज घूम फिर के रिफ्लेक्ट हो गया, जो भी कुछ उससे होना था वो हो के वापस वहीं आ गई। रेज जो थी, रेज जहाँ से निकली थी घूम फिर के वहीं आ गई। ठीक है, अब जैसे इस केस में क्या है, दो अलग अलग केसेस हो सकते हैं कि ऑटो कॉलिमेशन होने के। एक तो ये हो सकता है, ऑटो कॉलिमेशन का सबसे कॉमन तरीका तो ये होता है कि कहीं ना कहीं जहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है रे, वहाँ पे नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाए कि भाई यहाँ से, जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था कि यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, फिर वहाँ से उसने यू टर्न मारा, रिफ्लेक्ट हो गई, और फिर जो जितने भी फॉर्मूले या लॉज जाते टाइम लगे थे वही फॉर्मूले या लॉज लौटते टाइम भी वैलिड है। इसका मतलब वो जिस रास्ते जाएगी वो उसी रास्ते पूरा रिट्रेस करते हुए वापस आ जाएगी। इनफैक्ट एक बात समझ लो, कहीं पे भी अगर नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रहा है पूरी कहानी में, मतलब एक लेंस है, प्रिज्म है और मिरर्स भी हैं, पता नहीं क्या अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ से एक रे घुसी और तार 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 इधर से घुसती घुमाती पता नहीं अजीब अजीब हरकतें करती हुई कहीं से कहीं पहुंची,
और किसी एक जगह पर भी उसका नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो गया तो वो पूरा का पूरा पाथ रिफ्लेक्ट करके, पूरा पाथ रिट्रेस करके जहां से घुसी थी वहीं से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ऑटो कॉलिमेशन का एक सबसे कॉमन रीजन तो यही है कि जहां पे भी टकराई थी वह नॉर्मली रिफ्लेक्ट हुई थी। तो एक तो ये हो सकता है कि यहाँ से इधर गई, फिर यहाँ से ये इधर सीधी गई, फिर यहाँ से वापस टकराई और वापस आ गई। ठीक है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो दूरी थी फोकल लेंथ की 30, तो ये 30 होगा तभी तो रे बाद में पैरेलल हुई है। ये बात समझ में आ रही है? एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा अब एक केस ये भी हो सकता था, ये दूरी कितनी देर की 15 है ना, 15 सेंटीमीटर पीछे था ना। एक और केस हो सकता है ऑटो कॉलिमेशन का, वो ये हो सकता है कि यहाँ से रे इधर जाए और यहाँ से टकराने के बाद वो जो इमेज बनाए अपने थ्रू वो इस जगह पे बना दे। ऑब्जेक्ट के पोल पे ही अगर, सॉरी मिरर के पोल पे ही अगर ऑब्जेक्ट बन गया तो इसके लिए एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये इसके लिए तो इमेज है, पर उसके लिए तो ऑब्जेक्ट है। और उसके लिए अगर ऑब्जेक्ट, मक्खी बेसिकली मिरर के ऊपर ही बैठी होगी तो मक्खी की इमेज वहीं बनेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो वो मिरर के ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहीं इमेज बन गई और फिर उसके बाद तो ये यहाँ से फिर ऐसे गई और फिर वो यहाँ से लौट के फिर वापस इसी जगह आ जाएगी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भाई यू फोकल लेंथ आपको दे रखी, अब उस केस में ये डिस्टेंस को मैं डी बोल दूं तो यानी कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाया जा सकता है। u की वैल्यू क्या, 1/v, v क्या हो जाएगा, v हो गया +15 और माइनस 1/u की वैल्यू क्या हो जाएगी -d इज इक्वल टू 1/f हो गया 30। ठीक है, तो ये 1/d की वैल्यू आ गई 1/30 माइनस 1/15। ओहो, ये तो नेगेटिव, हाँ d नेगेटिव आ गया, ये गड़बड़ है क्योंकि d तो मैंने यहाँ से डिस्टेंस नापा हुआ, डिस्टेंस माना हुआ था। ये कितना आया ये? हाँ जी, नहीं, ये डिस्टेंस को मैंने इस डिस्टेंस को मैंने d माना हुआ था। पॉजिटिव, d मस्ट बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी -d वर्ड यूज किया है, -d वर्ड यूज की है, यहाँ पे माइनस और यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये डिस्टेंस तो, ये d की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए थी। ठीक है, अब ये d नेगेटिव आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है? d नेगेटिव आ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि इस अगर इस लेंस से मुझे यहाँ इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली पीछे नहीं आगे होना चाहिए, जबकि उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इस तरफ है। तो अगर ये ऐसा कोई डेटा होता है कि d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती तो वो भी आंसर हो सकता था। हालांकि इसमें तो सिर्फ 30 सेंटीमीटर वाला ही आंसर है, तो एक ही आंसर है, तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऑटो कॉलिमेशन दो केस में होता है। पहला मिरर पे नॉर्मल रिफ्लेक्शन और दूसरा मिरर के ऊपर ही इमेज बन जाए। ठीक है, जाते टाइम मिरर पे इमेज बन जाए तो लौटते टाइम वही इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और जो रेज वहां पहुंची थी वही रेज वहां से वापस लौट के जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर इमेज बना देंगी फाइनल वाली। हमेशा ध्यान रखना, ऑटो कॉलिमेशन ये दो केस के लिए होता है। खैर, अगला सवाल है ये, इसके अंदर क्या करना है भाई? A converging lens of focal length 20 centimeters and diameter 5 centimeter is cut along the line AB। अब ध्यान से देखो, AB जो है उसकी दूरी ऊपर से 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब वो एक्चुअली जो पोल है या इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, लेंस का जो सेंटर होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। मिरर के केस में वो पोल कहलाता है। ठीक है, वैसे दिस ऑप्टिकल सेंटर बिहेव्स एज पोल आल्सो। और मुद्दे की बात ये है कि जब आप ये साइन कन्वेंशन देखते हो तो ये इसी को ओरिजिन मान के हम लोग पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड सेंटर कर्वेचर एंड फोकस निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर नीचे था क्योंकि टोटल 5 था, जबकि इसको काटा तो ये 2 सेंटीमीटर तक ही काटा है। तो अगर आप इस लेंस को देख रहे हो तो इसका फोकल जो ये जो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, वो ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअली थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ध्यान से समझना, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है, ये x5 इसका प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी है 0.5 सेंटीमीटर। समझ में आई ये वाली बात? अब क्या पूछा हुआ है? द पार्ट ऑफ द लेंस शेडेड इन द डायग्राम इज नाउ यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ अ पॉइंट P प्लेस सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट ऑन द लाइन XY। अब XY बना हुआ, अब ध्यान से देखते हैं भाई, ये रहा लेंस, ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये दूरी है 0.5 और ये जो लाइन है ना XY, इसके ऊपर यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये 30 है। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी? 20। ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर 20 दे रखी है तो वैसे तो सीधी सी बात है V की वैल्यू कितनी आएगी? जैसे 10, 15, 30 होता है तो सारे डबल कर दिए, तो वो 10 की जगह 20 आ गया, 15 की जगह 30 आ गया, तो 30 की जगह क्या आएगा? 60 आएगा। सारे डबल कर दिए ना, 20, 30, 60। इतना तो पक्का है कि इसकी इमेज जो है वो यहाँ से 60 सेंटीमीटर आगे बनेगी। पर पॉइंट ये है कि ये पॉइंट अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें ऑब्जेक्ट जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ था, अब नहीं रखा है।
तो हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर एक बाबा जी खड़े हैं, ठीक है, और ये बाबा जी जो है खड़े होके प्रतिज्ञा नहीं, क्या कहते हैं उसको, वो कर रहे हैं कुछ, क्या कहते हैं क्या उसको यार, प्रे कर रहे हैं यार, तपस्या, हाँ तपस्या प्रतिज्ञा, चलो खैर, मेरी दो स्टूडेंट थी पहले, दोनों के नाम थे इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया आपस में। तो खैर, तो तपस्या कर रहे हैं। अभी जब तपस्या कर रहे थे तब ये मान लो उनके मुखमंडल से बहुत तेज निकल रहा था, ठीक है, ऑरा, हाँ। तो अब जब ये वो तेज निकल रहा था, अब तो हम तो दूर से देख के हमें तो ऐसा बल्ब जैसा नजर आ रहा था। अब उनके जो चरण थे वो चरण थे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनती है। अब वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पहले था, तो इमेज जो होगी वो 60 सेंटीमीटर पास बन जाएगी। तो चरणों की इमेज तो यहाँ बन गई, वो चरण ये कमल, ठीक है, चरणों की इमेज यहाँ बन गई। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है इसके अंत में, मैग्निफिकेशन होता है v/u, ठीक है, v कितना होता है, v हो गया +60, और अभी विश्वसनीय सूत्र से पता चला ही था कि u की वैल्यू -30 है ही सही, और इसका मतलब ये आ गया -2। माइनस का मतलब इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है, और 2 मतलब डबल साइज की बनेगी। इसका साइज क्या था, इसका साइज था 0.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो इमेज है वो यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे बन जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। और हमें तो सिर्फ मुखमंडल से मतलब, बाकी बॉडी तो हमको पहले भी नजर नहीं आ रही थी, अभी भी नजर नहीं आ रही, हम तो सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आपको उसका डिस्टेंस, उसकी हाइट निकालनी है तो वो तो अब देखो XY के नीचे निकालनी पड़ेगी। अब ये जो एक्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस है वो XY से 0.5 नीचे था कि नहीं था, तो और ये 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से ऊपर से 1.5 सेंटीमीटर नीचे आ गया और 60 सेंटीमीटर आगे चला गया। तो इमेज ऑफ P विल बी फॉर्म्ड, क्या ऑप्शंस क्या हैं, 0.5 सेंटीमीटर अबव XY, अरे XY के ऊपर कहाँ से बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर बिलो XY, ये भी गलत है। और क्या है, ओहो 2 ऑप्शन कट गए भाई, थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा इसका। आओ वैसे आंसर तो यही आएगा 1.5, ये दिखा 1.5 सेंटीमीटर, इसको ढूंढ रहा था मैं, तो बस ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ये, 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड इफेक्टिव इंडेक्स 3/2 आर प्लेस्ड। अब देखो, अब यहां पर आ गया बहुत ही बढ़िया तरीका जिसके अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बातें करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को का तो वैसे एनसीईआरटी में तो एक फॉर्मूला दे रखा है, सीधे सीधे 2 लेंस अगर लगा रखे हो तो 1/f = 1/f1 को 1/f2। पर हम तो क्या बड़े हो गए ना, हम तो जे की तैयारी कर रहे हैं, अब उसमें 2 लेंस तो लगाएंगे नहीं, वो इसमें 10-12 लेंस लगा देते हैं। तो उस बात को समझने के लिए पहले हम लोग एक बात करते हैं, हम लोग कहते हैं एक चीज होती है जिसका नाम होता है पावर। तो पहले थोड़ा सा पावर समझ लेते हैं, पावर क्या होती है। अब पावर एक तो होती है सर वॉट वाली पावर, जूल पर सेकेंड, वो वाली पावर की बात नहीं हो रही, ये ऑप्टिकल पावर की बात हो रही है। ऑप्टिकल पावर लेंस की भी होती है, मिरर की भी होती है, ध्यान सुनना, किस किस की होती है, लेंस की भी होती है और मिरर्स की भी होती है। अच्छा, लेंस के लिए जो ऑप्टिकल पावर होती है, जैसे लेंस है, पहली बात तो ऑप्टिकल पावर होती क्या है, पावर इज द एबिलिटी ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू कन्वर्ज एन इनकमिंग पैरेलल बीम। अगर वाकई कन्वर्ज कर लिया तो पावर पॉजिटिव, डाइवर्ज कर दिया तो पावर नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है तो वो वाकई कन्वर्ज करता है तो उसकी पावर पॉजिटिव है। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ एफ भी इसका पॉजिटिव आता है, तो यानी कि इसकी जो पावर हो जाती है एक्चुअली 1/f हो जाती है। जितना घटिया कन्वर्जेंस होगा इसका उतना दूर जाके कन्वर्ज होगी बीम, या जितना वीक कन्वर्जेंस होगा उतनी दूर, इसका मतलब एफ ज्यादा होगा। तो P ज्यादा तो एफ कम, P कम तो एफ ज्यादा, तो आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गए। वैसे अगर फोकल लेंथ आप मीटर्स में डालते हो तो पावर डायोप्टर्स में आती है। जो हमारे चश्मों की जो पावर होती है -1, -2, -3, -4 ऐसे, या 1 + -2 जो भी है वो डायोप्टर्स में होती है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा इसके साथ भी है, डाइवर्जिंग लेंस के साथ भी। अगर डाइवर्जिंग लेंस तो फैला दिया इसने इसको, तो इसके लिए अगर देखें तो एफ नेगेटिव आ रहा है और डाइवर्जेंस भी हो रहा है तो पावर भी नेगेटिव आनी चाहिए थी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला इसके लिए भी ट्रू है, ठीक है। लेंसेज के लिए हमेशा ही पावर का फॉर्मूला ये होता है। मिरर्स के लिए अगर आप बात करो तो अगर मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, कनकेव मिरर है, अगर रे आई और यहां से आगे कन्वर्ज कर गई, तो अगर वो कन्वर्ज कर गई, इस बात का मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ तो नेगेटिव है क्योंकि इंसिडेंट रेज राइटवर्ड जा रही थी, ये सेंटर हो, ये ओरिजिन हो गया, फोकस लेफ्ट में लाई कर रहा है नेगेटिव साइड में, तो एफ तो नेगेटिव है पर जो पावर है वो पॉजिटिव है क्योंकि वाकई कन्वर्ज ही कर रहा था। और इसका मतलब पावर जो है वो होती है -1/f हो जाती है फॉर मिरर्स, ठीक है, विच इज एक्चुअली ट्रू फॉर
ये कौन सा, ये कन्वेक्स मिरर ऑल्सो, क्योंकि इस केस में क्या है, एफ पॉजिटिव है पर ये डाइवर्ज कर देता है, तो इसके लिए पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ये वाली बात इसके लिए भी ट्रू है। अब समझो इस बात को। अब ये बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें जितना लाने लगाओ। हम क्या बोलते हैं सीधे सीधे कि भाई जैसे तुमने एक लेंस लगाया, एक और लेंस लगाया, ठीक है, दो लेंस हो गए, ये लेंस 1 ये लेंस 2, और रे इसमें से गुजर गई, तो हमें कह सकते हैं इक्विवेलेंट पावर जो होगी ना, वो सीधे सीधे सारी जितनी बार रेज निकल रही हैं उन सारे पावर्स का सीधे सीधे सम होती चली जाएगी। सिंपल। अब इसमें बात ये आ जाती है कि एफ पी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी P1 + P2, तो ठीक है, सही बात है। अच्छा मुझे बताओ ये चीज इक्विवेलेंटली एक लेंस है या मिरर है? मतलब ये चीज इक्विवेलेंटली एक लेंस है या मिरर? बेसिकली एक लेंस और मिरर में फर्क क्या है? एक डब्बा है, डब्बे के अंदर एक लेंस या मिरर रखा हुआ है, तुम्हें नहीं पता अंदर क्या है, ठीक है, इधर से रे घुसी तो तुम कैसे पता करोगे कि अंदर लेंस है या मिरर है? सीधी सी बात है, अगर रे उधर से बाहर आ गई तो लेंस था, और वो लौट के वहीं से बाहर आ गई जहां से घुसी थी तो मिरर था। अब इसे ऐसे मुझे बताओ ये वाला इक्विवेलेंटली एक लेंस है या मिरर है? ये लेंस है, क्योंकि इधर से घुसी उधर से बाहर निकल गई, इसमें एक भी मिरर बीच में घुसेड़ देते कहीं तो ये मिरर बन जाता। समझ में आ रही बात? तो अगर कितने भी लेंस लगे हों, अगर उसमें कोई भी मिरर नहीं है तो वो लेंस है, ठीक है। अगर मान लो मैंने 2 लेंस और 3 मिरर लगा दिए तो लेंस है कि मिरर है? मिरर है। लेंस है तो 2 लेंस और 2 मिरर लगाए तो भी मिरर ही है यार। 2 मिरर 3 मिरर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मिरर से तो लाइट वापस चली गई, उसके पीछे तो दुकान खोल दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, वहां तो लाइट ही नहीं जा रही ना, पहले मिरर से ही लाइट टकरा के वापस चली गई। आपने पीछे हमने प्रिज्म भी लगाया था, आपने देखा ही नहीं, अरे तो पीछे मिरर क्यों लगा दिया तुमने? मिरर लगाती रही सारी वापस चली गई, ठीक है। तो इवन अगर एक भी मिरर है तो वो इक्विवेलेंटली मिरर बन जाता है। बट एनीवेज ये क्या है? लेंस है, तो लेंस है तो लेंस के लिए पावर क्या होती है? 1/f, तो यानी कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला। एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला और दे रखा है कि अगर एक लेंस के पीछे एक मिरर और लगा दो, ठीक है, ये ऐसे लगा दिया भाई मिरर। और वो क्या है, कभी कभी ये लोग कुछ आलस कर जाते हैं कि यार एक लेंस खरीद के लाओ बाजार से, फिर इसी रेडिएशन कर्वेचर का या दूसरा मिरर खरीद के लाओ। उन्होंने कहा इससे अच्छा थोड़े पैसे बचाते हैं, इसी लेंस को पीछे से पोत देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज एक्चुअली यही है, बस रेडिएशन कर्वेचर सेम रहेगा दोनों का। एक्चुअली एक मुद्दे की बात है, किसी को बताना नहीं, ये भी एक तरह का रामायण है। कितने भी लेंस मिरर कुछ भी रखे हो ना, बीच में एक एयर की लेयर घुसेड़ने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर के ऊपर। कितने भी लेंसेज मिरर्स ये वो भर दो, बीच में अगर आप एक एयर की लेयर डाल देते हो, एक लेंस और 2 लेंस थे दोनों, जैसे ये दोनों है, ये वाला मिरर और ये लेंस दोनों चिपके हुए ना आपस में बेसिकली, अगर आप इनके बीच में एक एयर की लेयर अज्यूम कर लो ऐसे, तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे आया, अब ये तो हो गया लेंस और ये हो गया मिरर। अच्छा इक्विवेलेंट ये लेंस है या मिरर है? मिरर है, तो P मिरर या P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि PL + PM, और PL एक बार फिर, क्यों? क्योंकि लेंस में से रे 2 बार निकली है, एक बार जाते टाइम एक बार लौटते टाइम। मिरर का यूज एक ही बार हुआ है पर लेंस का यूज 2 बार हुआ है, इसलिए 2 टाइम्स PL। ये बात समझ में आई? अब P इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? अच्छा ये तो मिरर है तो -1/f इक्विवेलेंट आ गई, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, लेंस में तो 1/fl हो ही जाएगा और मिरर में वो -1/fm हो जाएगा, यानी कि 1/f इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 1/fm - 2/fl आ जाती है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। पर यहां जो ना सिर्फ एक लेंस है, मेरे एक मिरर लगा दिया, अरे अब हमको तो हमें तो तरीका पता चल गया, ब्रिंग इट ऑन। अरे 1 2 3 लेंस 3 4 मिरर लगा दो। 3 4 मिरर लगाने का मतलब नहीं, एक मिरर भी लगा सकते हो आप। पर अगर आपने मान लो 3 लेंस लगा दिए, एक लेंस यहाँ लगा दिया, फिर एक यहाँ लगा दिया, फिर एक यहाँ लगा दिया, फिर पीछे मिरर भी चिप दिया, तो क्या हो जाएगा? हमें कह सकते कुल मिला के मिरर ही है, तो 1/-f इक्विवेलेंट, कुल मिला के तो मिरर ही है नहीं, इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। ये तो तीनों मिरर लेंस की पावर्स आ गई और इनका ट्वाइस, क्योंकि वापस भी आएगा। और मिरर की बात करो तो -1/fm। और अब ध्यान रखना ये fm साइन के साथ डलना है, कनकेव मिरर है तो fm की वैल्यू भी -3 -4 आएगी अगर कनकेव है। तो कन्वेक्स होता तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, f की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इनमें से अगर कोई मान लो डाइवर्जिंग लेंस होता तो उसकी f की जो वैल्यू है f1 f2 f3 fm ये सब विद साइन डाले जाएंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब वो क्वेश्चन देखते हैं जो भी आया था। क्या है भाई क्वेश्चन? इसमें 2 प्लेनो कन्वेक्स मिरर है, बीच में पानी भरा है,
ठीक है, दो प्लेनो कन्वेक्स मिरर्स हैं और लेंसेज, सॉरी प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज हैं और बीच में पानी भरा है। और पानी भरने का मतलब क्या हुआ, लेंसेज कितने हैं यहाँ पर, कितने लेंसेज हैं यहाँ पे, 3 लेंस हैं। एक प्लेनो कन्वेक्स इधर है, फिर एक प्लेनो कन्वेक्स इधर है और बीच में जो पानी भरा है तो वो ये एक कनकेव लेंस और है पानी का, बीच में हवा के लिए घुसेड़ती है अपने, लिटरली थोड़ी घुसेड़नी है, अज्यूम करना है घुसेड़ ली। इनफैक्ट एक काम और करो, इन दोनों को मिला के एक लेंस ही बना लो ना यार, आगे पीछे तो फर्क तो पड़ता नहीं है, जोड़नी तो है लाइन से, पावर साइड ऐड तो करनी है, तो सीक्वेंस से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इसको और इसका आगे ले जाएंगे तो जुड़ के एक बढ़िया खूबसूरत सा एक ही अकेला लेंस बन जाएगा क्या, और साथ में ये एक और है। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अच्छा आ गया। तो बताओ टू क्या पूछा गया है, द होल अरेंजमेंट इज द ऑप्टिकल पावर ऑफ द सिस्टम ही पूछ लिया इन्होंने, तो फिर तो कुछ नहीं, बस इसकी पावर निकालो, इसकी पावर निकालो और ऐड कर दो। इसकी पावर क्या आएगी, 1/f इक्वलेंट। फिर यहाँ पर आता है एक और फॉर्मूला, इसका नाम होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, आई होप आपको पता होगा क्या होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू μl बाय μs माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सुना है कि नहीं सुना, कभी सुना है? अच्छा, तो अगर इसका रेडियस भी आर है और इसका रेडियस भी आर है और रेडियस तो इसका भी आर है और रेडियस तो उसका भी आर है, सबका रेडियस का वजह तो सेम ही दे रखे थे, ठीक है क्या? तो इसका इस वाले की फोकल लेंथ क्या आएगी, तो μl हो गया 3/2, म्यू सराउंडिंग 1 क्योंकि ये भी 1 है, इधर भी एयर की लेयर मानी हुई है, माइनस 1 इंटू 1/r1 तो 1/r हो गया क्योंकि रे उधर जाती है मान रहा हूँ, तो राइट वर्ड्स पॉजिटिव है, और r2 जो है वो माइनस 1/r हो जाएगा, मतलब माइनस r आ जाएगा r2 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर तो इधर की तरफ है। r1 r2 क्या है, r1 r2 आर द रेडियस कर्वेचर्स नहीं है, वो वही अगेन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर है, ठीक है? तो यहाँ से पीछे जाओगे तो रेडियस कर्वेचर जो पोजीशन कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, तो ये -1 और माइनस r, ठीक है? ये आया 1/f1। और f2 की बात करें तो f2 की बात करोगे तो 1/f2 की वैल्यू आ जाएगी μl हो गया 4/3, म्यू सराउंडिंग 1 माइनस 1 इंटू 1/r की वैल्यू -1/r और -1 प्लस r, तो -2/r, और ये 1/f1 आ गया, ये 1/f2 आ गया, दोनों को सीधे सीधे ऐड कर दो। समझ में आई वाली बात? ये हुआ हमने लेंस मेकर फॉर्मूला और पावर को यूज करना सीखा। अच्छा, एक ध्यान रखना है इसके अंदर जो रेडियस है, रेडियस दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, वो रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये यहाँ पे जो है ये जो यूनिट्स आएंगी, अगर आप 1/f1 1/f2 डाल रहे हो तो वो डायप्टर्स में नहीं आएगा आंसर, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और या तो जो जहाँ भी आर की वैल्यू, आप पहले आर के टर्म्स में निकाल लो आंसर, फिर आर को लास्ट में 0.1 डालना, मीटर में डालना, तभी फोकल लेंथ पावर उसमें डायप्टर्स में आएगी। जब बड़ी बड़ी गलतियाँ तो फिर भी आदमी संभाल जाता है, ये छोटी छोटी चिंगड़ मिंगड़ जो है ना, ये जबरदस्ती बहुत बुरा लगता है जब है ना आप लंबा चौड़ा सवाल बहुत मेहनत करके और बहुत खुशी से और बहुत कॉन्फिडेंस से मार्क करके आते हो, और ऐसी कोई मतलब बिल्कुल चिलगोजी जैसी इमेज कोई मिस्टेक करके आते हैं ना, अरे यार मतलब यार सेंटीमीटर नहीं पड़ा और डायप्टर लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है? और ये दुष्ट है, ये ऑप्शन जरूर देंगे, यहाँ तो फिर भी नहीं लिखा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट ये रहा अगला सवाल, कर्वेचर रेडिया ऑफ कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ये क्या होता है भाई कनकेवो कन्वेक्स लेंस? हाँ, एक दो होते हैं, कन्वेक्सो कनकेव होता है, कनकेवो कन्वेक्स होता है। जिसमें पहले कॉनकेव उसका कॉन्वेक्स, पहले और बाद में तो कैसे पता चलेगा? देखो दो होते हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक हो गया ऐसा कुछ। अब ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है। तो यहाँ रेडियस कर्वेचर, अच्छा ये बताओ, ये रेडियस कर्वेचर ज्यादा है कि छोटा है? इन दोनों में से अगर इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, तो r1 बड़ा है कि r2 बड़ा है? r2 बड़ा है। और अगर ये r1 है, ये r2 है, तो R2 बड़ा है, तो इसमें भी तो r2 ही बड़ा है। ये दोनों चीज सेम बन गई। एक मिनट को, हाँ अभी याद है, वही देखने में भी सुंदर नहीं लग रहा था वो। ये ऐसा है,
फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और ये ऐसा है। हाँ, तो ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कर्वेचर रेडियाई ऑफ कनकेव कन्वेक्स लेंसेज आर 20 and 60. The convex surface of the lens is silvered. Then with the lens horizontal, the concave surface is filled with water. ओ हो, ये तो पूरे मजे लेने के मूड में आ गए यार। ये कनकेव सरफेस है तो पानी भर दिया उन्होंने, तो हॉरिजॉन्टल रख के, और फोकल लेंथ ऑफ द इफेक्टिव मिरर इज, बहुत ही बढ़िया। ट्राई करना चाहेंगे आप? चलो एक बार ट्राई करो इसको। हाँ भाई, कुछ हुआ? अच्छा, पहला सवाल रखा है यही है, कनकेव कन्वेक्स इनमें से कौन सा है? फर्स्ट वाला, ये कन्वेक्सो कनकेव है, ये कनकेवो कन्वेक्स है। कन्वेक्सो कनकेव लिखा है ना, अरे कनकेवो एक मिनट, कन्वेक्सो कनकेव, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? कनकेवो कन्वेक्स नहीं, यही है, यही वाला है, कन्वेक्सो कनकेव ये वाला है, ये कनकेवो कन्वेक्स है। ठीक है, तो अब ये लेंस जो है वो एक्चुअली इस तरीके से रखा हुआ है। बेसिकली जो मुद्दा है वो ये है कि ये ऐसे चांद सा बना दिया, उसमें पानी भर दिया, बढ़िया शानदार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने लेंसेज हैं? दो लेंस हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। इसका रेडियस कर्वेचर क्या है? 20। तो कौन कौन से 20 and 60 है ना? हाँ, और इसका रेडियस, एक मिनट, ये छोटा है और ये बड़ा, इसका 60 है और इसका रेडियस कर्वेचर इनफाइनाइट है। ठीक है, अब फिर ऊपर से नीचे पोत और दिया इसको, कन्वेक्स वाले पार्ट को पोता है ना? कहाँ लिखा है? व्हेन द लेंस हॉरिजॉन्टल द कन्वेक्स सरफेस, हाँ कन्वेक्स सरफेस को पोत दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं, बस अब क्या है, ये दो, ये वही वाला क्वेश्चन है जो भी वहाँ अपन कर रहे थे, लास्ट में जो लिखा हुआ है कि भाई दो लेंस और एक मिरर, दो लेंसेज हैं और एक मिरर है। तो लेट अस से इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, और इसकी फोकल लेंथ जो है, ये इसका रेडियस कर्वेचर यहाँ पे कितना है? 20। तो इसका जो f आएगा, तो f की वैल्यू एक्चुअली -10 आ जाएगी मिरर के लिए। तो ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, विद डेटा पूरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको खासकर इसमें माइनस साइंस की एक्चुअली बहुत सारी गलतियां होती हैं, इसलिए पूरा एक बार करा देता हूँ। तो भाई ऐसा है, रे ऊपर से आई, तो P इक्वलेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P1 प्लस ट्वाइस ऑफ P2 प्लस P ऑफ मिरर। ठीक है, तो P इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? -1 बाय F इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 बाय F1 प्लस 2 बाय F2 -1 बाय F इक्वलेंट, F मिरर। अब जो F मिरर है वो खुद है -10, कोई कनकेव है, तो यानी कि यहां पर एक -10 और आया, तो मैंने इसको लिख दिया यहां पे +10। ठीक है, अच्छा 1 बाय F1 की वैल्यू कितनी है? 1 बाय F1 की वैल्यू है म्यूएल बाय म्यूएस। तो ये तो ऊपर तो पानी है, पानी का म्यू कितना है? 4/3। म्यूएल बाय म्यूएस 1 हो गया, -1 इंटू 1 बाय R1, तो R1 क्या हो गया? इनफाइनाइट, -1 बाय R2। R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू हो जाएगी -60। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि रे इधर से आ रही थी, तो ये हो जाएगा -60। ये 1 बाय F1 आया। ऐसे 1 बाय F2 की वैल्यू क्या डालोगे? तो फिर से ऊपर से रे आती हुई इस वाले लेंस को देखते हैं, तो म्यू एल तो हो गया 3/2, म्यू सराउंडिंग 1 -1 इंटू 1 बाय R1। R1 की वैल्यू हो जाएगी -60, -1 बाय R2 की वैल्यू हो जाएगी -20। 10 कहां से आ गया? रेडियस कर्वेचर, इस नीचे वाले लेंस का रेडियस कर्वेचर तो 20 है ना, और कनकेव है, रे नीचे की तरफ आ रही है, तो सेंटर ऊपर लाई करेगा, तो इसलिए -9 नीचे की तरफ को डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है। ये F1 आ गया, F2 आ गया, दोनों बस यहाँ पे डाल दो और F इक्विवेलेंट निकाल लो। ठीक है, इसको यहाँ पे डाल के और इसको यहाँ पे डाल के F इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग? तो ये सारे माइनस साइन का ध्यान रखना, सावधानी घटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगला है, अ सर्टेन प्रिज्म इज फाउंड टू प्रोड्यूस अ मिनिमम डेविएशन ऑफ 30। प्रिज्म आ गया भाई साहब, तो आइए प्रिज्म से ही मिल लेते हैं।
ये मिटा दूं ये वाला, चलो भाई। तो भाई प्रिज्म का ये पूरा परिवार होता है, ठीक है। फटाफट फटाफट सारे खानदान के सभी चिरागों से मिल लेते हैं और देखते हैं उनके बीच में रिश्तेदारियां क्या हैं। तो भाई देखो ऐसा है, प्रिज्म होता है ये, ठीक है, जिसमें ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं इसको, हेड ऑफ द फैमिली दादाजी, ठीक है। यहां से एक रे आई, एक सरफेस ये वाला है, एक सरफेस ये वाला है और एक नीचे तीसरा सरफेस ये है। अब यहां से रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आई है अंकल, यहां से इधर गई और यहां पे जो रे एक्चुअली बाहर निकली ये आंटी, अंकल आंटी। अच्छा, फिर यहाँ पे होता है R1 और यहाँ पे होता है R2 बच्चे, ठीक है। तो दादाजी अंकल आंटी बच्चे एक, अच्छा इनमें इनके बीच में रिश्ते क्या हैं, तो हम ये कह सकते हैं, देखो भाई ऐसा है कि अगर ये R1 है तो ये 90 - R1 है और ये R2 है तो 90 - R2 है और इन तीनों का सम तो 180 होना ही चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि A = R1 + R2, एक एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे स्नेसो लगा के आ जाएगा, 1 × sin I = μ × sin R, sin R1 और वहाँ पे लगाएंगे 1 × sin E = μ × sin E, sin R2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और होते हैं, अंकल आंटी हो गए, बच्चे हो गए, दादाजी हो गए, एक और है डेल्टा चाचा, रे जा रही थी इधर चली गई इधर, तो ये जो डेविएशन आता है वो कहलाता है डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्री लगा के निकालते हैं, डेल्टा की वैल्यू आ जाती है I + E - A। तो ये बेसिकली ये चार रिलेशन होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर, ये तो खैर मेन तो ये बात, ये चार रिलेशन है जो आपको हमेशा पता होने चाहिए, जिसमें ये तो नेचुरल है तो कोई खास बात है नहीं, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो डेल्टा की वैल्यू अगर आप चाहो तो देखो ये R1 है, R1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे 1/μ × sin I, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ × sin I यहाँ डाल दिया। ऐसे R2 की वैल्यू डाली 1/μ साइन इनवर्स 1/μ × sin E, वो ये यहाँ पे R2 आ गया और उन दोनों को ऐड कर दिया, वो ये आ जाएगा। बेसिकली I और E में रिश्ता आ जाएगा यहाँ से, R1 R2 एलिमिनेट होने के बाद। ये तीन वेरिएबल बेसिकली तीन इक्वेशन है, R1 R2 को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, ठीक है। दो इक्वेशन होती तो एक वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे तीन इक्वेशन है तो दो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे। R1 की वैल्यू यहाँ से उठाओ यहाँ डाल दो, R2 की वैल्यू यहाँ से उठाओ यहाँ डाल दो, I और E में रिश्ता आ जाएगा, तो E की वैल्यू I के टर्म्स में आ जाएगी। अब E की वैल्यू अगर I के टर्म्स में आ गई तो I की वैल्यू तो I के टर्म्स में है ही सही, तो और एरिया कांस्टेंट है, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म कांस्टेंट है, तो डेल्टा की वैल्यू I के टर्म्स में आ जाएगी। बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन आता है, जरूरत नहीं देखने की, पर मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि उसकी शक्ल देख के मैं डेल्टा और I का ग्राफ बना सकता हूँ, और डेल्टा A का जो ग्राफ आता है वो एक्चुअली कुछ इस तरीके का आता है। प्लीज नोट, ये जो मिनिमा आ रहा है वो बीच में नहीं आ रहा है, मामा लटकी है, थोड़ी हवा चल रही है उधर की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे जो I आता है इसको कहते हैं IG, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब क्या हुआ कि कितने एंगल पे इंसिडेंस हो IG, ताकि रे बिल्कुल ऐसे ग्रेज करती हुई बाहर निकले। एक्चुअली वो ग्रेज करती हुई तब बाहर निकलेगी जब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा। लास्ट क्लास अपने देखा था, TIR के बारे में बातचीत करी थी, ये क्रिटिकल एंगल होगा तो ये तो जो दो बच्चे हैं घर के उनमें से एक बच्चा ये है, इन दोनों का सम तो A होता है, तो यानी कि इसकी इस वैल्यू की वैल्यू A - θc हो जाएगी। और जैसे ये वाला A - θc हो, यहाँ से यहाँ तक सेंसर लगा लो तो IG की वैल्यू आ जाती है, कभी अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। मिनिमम एंगल ये होता है, मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है I का, तो I का जो मैक्सिमम एंगल है वो ये हो सकता है कि बढ़ाते जाओ जरा 90 तो हो जाएगा IG, और क्या हो जाएगा I की वैल्यू जरा 90 हो जाएगी। IG इज द मिनिमम एंगल ताकि इमरजेंस हो। इससे अगर छोटा I हुआ, I अगर छोटा हुआ तो R1 छोटा हो जाएगा, R1 छोटा तो R2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 का सम तो A है, और R2 अगर बड़ा हो गया वो ऑलरेडी क्रिटिकल एंगल के बराबर है, उससे भी बड़ा हो गया तो इसका मतलब वो यहीं पे TIR हो जाएगा, रे बाहर नहीं निकलेगी। तो एक्चुअली IG इज द मिनिमम एंगल फॉर इमरजेंस। तो जो रेंज होती है I की वो होती है IG से लेके 90 के बीच में, यहाँ IG से लेके 90 के बीच में, ये तो मैक्सिमम एंगल क्या हो गया, वो हो गया π/2, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो इसके अंदर, बेसिकली अगर मैं किसी एक डेल्टा की बात कर रहा हूं तो ये दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ I आ रही हैं।
ये क्या है, ये दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ आई क्या है? कुछ खास बात नहीं है। यहां से अगर रे आई वो इधर से इधर चली गई, अगर यहां से रे आई वो इधर से इधर चली गई, अब यहीं पे अगर मान लो वो रिफ्लेक्ट होती भी आती तो ये आई और वो ई बन जाता। हाँ सर। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो दो अलग अलग आई की वैल्यूज मिल रही है ना आपको सेम डेविएशन के लिए, वो एक्चुअली किसी एक केस के आई और ई हैं। एक आई है तो दूसरा ई है, फिर वो आई है तो ये ई है उसी केस का। समझ में आ रही है वाली बात? तो अब एक्चुअली यहाँ पे हो भी, यहाँ पे तो यही हो रहा है। देखो ना, ये आई जी से घुसा 90 से बाहर आ गया, 90 से घुसा तो आई जी से बाहर आता। ये दोनों आपस में एक्सचेंजेबल है, ठीक है। बस ये जो ग्राफ इसका जो होता है उसको, या जो एक्सप्रेशन होता है उसको देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि ये जो मिनिमा आता है ना, मिनिमा, ये मिनिमा आई जी प्लस 90/2 से छोटा आता है। कहने का मतलब यहां पे स्लोप ज्यादा होता है, यहां पे स्लोप कम होता है। कभी कभी ये वाली बात यहां काम आ जाती है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ये वाला स्लोप ज्यादा होता है, ये वाला स्लोप कम होता है। अच्छा, एक और बात, यहां पर आई और ई बराबर हो जाते हैं, और आई और ई बराबर होता है तो R1 R2 बराबर हो जाते हैं, और दोनों बच्चे बराबर हो गए, अंकल आंटी बराबर हो गए, मतलब बच्चे बराबर हो गए। यहां पे इस डायग्राम में अंकल आंटी अगर बराबर हो गए तो बच्चे बराबर हो गए, और बच्चे बराबर, बच्चों का सम तो दादाजी हैं। R1 + R2 तो ए है, और R1 R2 दोनों बराबर है, मतलब दोनों a/2 के बराबर है। तो यही चीज a/2 आ जाती है। तो कभी भी आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो ये वैल्यू होती है डेल्टा मिन। और डेल्टा मिन की वैल्यू क्या आ जाती है? वो आ जाती है यहां पे जो वैल्यू आएगी, ये जो होती है, ये होती है आई मिन। आई मिन का मतलब मिनिमम आई नहीं होता, आई मिन का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और उसके वो कब होता है? जब भी आर, इसको a/2 डालोगे तो आई मिन आ जाएगा, इसको a/2 डालेंगे तो यहां से आई मिन आ जाएगा। तो यहां पे सिंसा लगाते हैं तो 1 × साइन ऑफ आई मिनिमम इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन a/2, ठीक है। अच्छा, अगर डेल्टा मिनिमम की बात करें हम, तो डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा? ये आई बी आई मिन, वो ई भी आई मिन, तो ट्वाइस ऑफ आई मिन माइनस ए आ जाएगा क्या? ट्वाइस ऑफ आई मिनिमम माइनस ए। तो कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं, आई मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा मिन प्लस a/2, फॉर्मूला बना के लिख दिया। इस आई मिनिमम की वैल्यू वहां डाल दी तो म्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी? म्यू की वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो ये और ये अपने आप में बड़े महान फॉर्मूले कहलाते हैं, किताबों के अंदर बड़े बड़े करके लिखे रहते, डब्बे बना बना के। वैसे ऐसी कोई खास बात नहीं, याद रखना तो या तो ये चारों याद रखो, या फिर ये वाली बात याद रखो कि मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई आपस में बराबर होंगे, और R1 और R2 भी आपस में बराबर होंगे, तो उनकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा, लिख लो इसको पहले एक बार, लिख लिया भाई सारा? चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। A certain prism, हो सकता है इसकी कहीं जरूरत पड़ जाए इसलिए मैंने मिटाया नहीं इसको, पहले देख लेते हैं। A certain prism is found to produce a minimum deviation of 38 degrees। अच्छा भाई साहब, ये जो चीज है 38 डिग्री आ गई, अभी रेफरेंस सूत्रों से पता चला है। It produces a deviation of 44 degree when the angle of incidence is either 42 or 62। अच्छा, तो 44 डिग्री का डेविएशन होता है अगर ये एंगल या तो 42 है या 62 है। अच्छा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन इट इज अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन? अब देखो मिनिमम डेविएशन क्या होगा, वो 42 और 62 के आधे के से छोटा होगा, बस ये पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते इस डेटा से, ठीक है। तो 42 और 62 का आधा क्या होगा? 52, कि मतलब बीच वाला पॉइंट 52 से छोटा होना चाहिए बस वो एंगल। तो 52 से छोटा एंगल कौन सा आ रहा है? देखो 55 तो 52 से बड़ा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 40 तो 42 से भी छोटा है, तो ये भी वैसे भी गलत हो गया। और 45 और 49 दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन इट इज अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन? तो मिनिमम डेविएशन का जो इससे जरा सा छोटा एंगल आता है, मतलब वो स्लाइड वेरिएशन रहता है, तो यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इट प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 44 डिग्री व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 42 और 60, ठीक है। तो 38 क्यों 49 क्यों नहीं हो सकता? हाँ 38 सर मिनिमम डेविएशन है, नहीं वो तो डिग्रीज है,
वो नहीं है, 49 ही आएगा इसका आंसर। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो 49 है, क्योंकि 52 से ज़रा सा छोटा। ठीक है, जो वैसे तो क्या ऑप्शंस में यहाँ पे 45 वाला ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर हो सकता है, क्योंकि बाकी तीनों क्लियरली रिजेक्ट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन वैसे इसका जो आंसर आएगा वो 49 आएगा, बिकॉज आई मिनिमम जो है वो 42 और 42 प्लस 62/2, यानी कि 52 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था। ठीक है, स्लाइटली छोटा होना चाहिए था, इसका मतलब आंसर आएगा इसका बॉम्बे। ठीक है, वैसे आप चाहो तो इसके और मतलब काफ़ी गहन कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली मेंस के हिसाब से इतनी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ। इसके बाद जो अगली चीज आती है लाइट रे, ओहो हो एक और आ गया, चलो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूले मिटा दूं, चलो याद ही होंगे तुमको, वैसे भी नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद होना चाहिए और ये बात पता होनी चाहिए बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? हाँ, light rays incident on a prism of angle A at 60 degree. The refractive index mu is √2. चलो भाई, एंगल A हो गया 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू √2। म्यू की वैल्यू √2 दे रखी है, बहुत खुशी की बात है। फिर क्या हुआ? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट व्हिच द इमर्जेंट रे ग्रेजेस द सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द इंसिडेंट रे ग्रेजेस द सरफेस, मतलब इमर्जेंट रे, तो मतलब यहां से बेसिकली आईजी पूछ रहा है, ये बात समझ में आ गई क्या? ग्रेजेस द सरफेस का मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका, ये तो एंगल 90 डिग्री हो गया और ये एंगल हो गया क्रिटिकल एंगल। तो पहले तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकाले थे, कितना आएगा? तो हम ये कह सकते हैं अगर ये थीटा सी है तो √2 इंटू साइन थीटा सी, ये क्या लगाया अपन ने, सेल्स लॉ, इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। यहां से पता चला थीटा सी की वैल्यू बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे 45 डिग्री। देखो जरा आगे क्या, अच्छा थीटा सी अगर 45 है और ये 60 है, इसका मतलब ये वाला एंगल 15 हो गया और ये वाली जो वैल्यू आई जी है, तो 1 इंटू साइन आई जी इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 15। साइन 15 आता है, पता है तुमको कितना होता है? √3 - 1/2 √2 होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पता नहीं, मुझे तो पुराना याद है। साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है? हे भगवान, तुम्हें पता ही नहीं है। साइन 15 को मैं साइन 45 - 30 बोल दूं क्या? साइन माइनस भी कितना होता है? साइन ए माइनस भी कितना होता है? माइनस कॉस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, तो क्या √2 इंटू साइन ए हो गया 1/√2, कॉस बी हो गया √3/2 माइनस कॉस ए इज 1/√2 माइनस इंटू साइन बी कितना हो गया? हाफ, वही आ गया ना, √3 - 1/2 √2, वही तो √3 - 1/2 √2 उधर वाला लिखा है तो ये 2 आ गया, तो यानी कि आई जी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स √3 - 1/2। देखो तो कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा, ऑप्शन यही है। समझ में आ गई वाली बात? कोई हैरानी परेशानी? चलिए, इसके बाद आते हैं वन और मोर देन वन करेक्ट वाले ऑप्शंस। एक बार फिर एक बार हमने काफी सारा ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट कवर किया है, हालांकि अभी इसमें अपन ने कर्व मिरर्स जो है वो कवर नहीं किए, कोई बात नहीं, 3 बार करना है वैसे भी कवर। तो अगली बार ये आ गया, प्लेन अ मैन ऑफ हाइट 170 सेंटीमीटर वांट्स टू सी हिज कंप्लीट इमेज इन अ मिरर, हिज आईज आर एट हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये वाली बात वैसे आपने सुनी होगी, कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। तो अगर एक आदमी है, उसकी हाइट अगर h है, तो उसके सामने अगर मिरर है तो कम से कम कितनी लंबाई ऑफ मिरर चाहिए ताकि वो अपनी पूरी बॉडी देख पाए? तो वो अगर ये h है तो h/2 चाहिए होती है, पता है क्या? इधर से देख लो, ये आंख है, मान लो आंख थोड़ी नीचे है, डायग्राम के लिए बताने का ना, तो ये बाल के वो सर के ऊपर, बाल के सबसे ऊपर वाले बाल के ऊपर वाला टिप जो है, वहां से निकलने वाली रे आंख में घुसनी चाहिए, ठीक है? और जूतों के टिप से निकलने वाली रे भी आंख में घुसनी चाहिए जाके, तभी तो उसको अपनी पूरी बॉडी नजर आएगी। अब सिंपल सी बात है, अगर ये दूरी है a, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और ये दूरी है b, तो अगर हम इसके ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना के देखें तो ये दूरी b/2 बन जाएगी और ऐसे ही ये दूरी भी a/2 बन जाएगी। अब इसके ऊपर वाला मिरर अगर आप हटा भी दो और ये नीचे वाला मिरर अगर आप हटा भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो उसकी बॉडी से निकलने वाली जो सारी रेज हैं वो इसी वाले मिरर, इतने ही मिरर से लौट के आ रही है, ठीक है? तो इसका मतलब अपने को ये इतना चाहिए, जिसमें a + b तो h था, यानी कि h/2 हाइट का मिरर चाहिए। खास बात ये है, मिरर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो आंखों
और सर के टॉप के बिल्कुल बीच में लाया करना चाहिए, और मिरर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो आंखों और जूतों के बिल्कुल बीच के सामने लाया करना चाहिए। अब देखते थे क्या क्वेश्चन लिखा, 170 सेंटीमीटर का आदमी है तो इसका मतलब 170 का आधा 85 सेंटीमीटर का मिरर तो चाहिए ही सही, ठीक है। और जबकि आंखों का जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है, तो ये अगर ये इसका मतलब बी की वैल्यू 160 आ गई बेसिकली और ए की वैल्यू 10 आ गई, कह सकते हैं क्या, ठीक है। अब क्या हुआ, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज 85 सेंटीमीटर, तो ये सही हो गया। बॉटम ऑफ द मिरर शुड बी एट अ हाइट 80 सेंटीमीटर और लेस, 80 सही बात है, 80 सेंटीमीटर और लेस। 80 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया तो उसको कुछ पार्ट दिखने, जूते दिखने बंद हो जाएंगे। इन दोनों के बिल्कुल बीच में आना चाहिए ना नीचे वाला पॉइंट, ये 160 है तो उसका आधा 80 हो गया, 80 के नीचे होना चाहिए, तो हाइट जो है वो 80 और लेस होनी चाहिए वाली बात सही है। बॉटम ऑफ द मिरर शुड बी एट अ हाइट ऑफ 85 सेंटीमीटर, ये नहीं, ये गलत है। समझ आ गई वाली बात, तो आंसर आ जाएगा बॉम्बे कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये, इन फिगर शोन द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्ले मिरर एंड सेकंड फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, ए बी इज ऑब्जेक्ट। अच्छा ए बी वैसे है, ओके ओके, तो और ऑप्शंस क्या हैं और कहाँ है इमेज, वही सब बातें पूछी होंगी। हाँ, क्या करेंगे इसके अंदर भाई, ए अलग पॉइंट है, बी अलग पॉइंट है, अपने आप में वैसे देखने में तो छोटा सा सवाल लग रहा है पर ये काफी टाइम कंज्यूमिंग टाइप का सवाल है भाई। ए पॉइंट अलग है, बी पॉइंट अलग है, इसकी इसमें इमेज, उसकी इसमें इमेज, ठीक है। फिर ऐसे ये बी पॉइंट है, इसकी इसमें इमेज, उसकी उसमें इमेज, और वेलोसिटी और है इनकी, ठीक है। तो क्या, इन द फिगर शोन कंसीडर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द प्लेन मिरर एंड सेकंड एट द कन्वेक्स मिरर, ए बी इज ऑब्जेक्ट। तो मैं एक बार पहले डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, फिर अपन उधर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ कुछ दे रखी है इसकी, अच्छा ये सेंटर है 120 है, तो इसका मतलब एफ की जो वैल्यू है वो +60 है, ठीक है। और ये जो दूरी है ये 50 है, और यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है, ए है, और यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बी है, ठीक है। और वेलोसिटी इधर की तरफ वी है। सब ठीक, कोई हैरानी परेशानी, सब ठीक बनाया ना मैंने। अगला सवाल, सेकेंड इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 1/5 मैग्निफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ए बी। अच्छा, सेकेंड इमेज, और अब ये क्या है, दूर दूर है, अगर ये पास होते ऑब्जेक्ट अगर छोटा होता तो मैं ये कह सकता था कि लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो -v²/u² हो जाती है मिरर के केस में, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इसमें ऐसा कुछ कर नहीं सकते, इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने को कायदे से ए ढूंढना पड़ेगा, ए कहाँ है, फिर ए की फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, बी की फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, और उसके हिसाब से सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये A10 पे है तो यहाँ पे इमेज 10 पे आ जाएगी, ये A' बन गया, और फिर उसकी इमेज इसे बनेगी, और वो रे टकरा के वापस इधर जा रही है तो साइन कन्वेंशन राइटवर्ड्स पॉजिटिव माना जाएगा, और 50 + 10 60 पे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि रे अगर उधर की तरफ जा रही है तो 1/v + 1/u = 1/f होता है मिरर के लिए। 1/v निकालना है, u की वैल्यू हो जाएगी -60 क्योंकि राइटवर्ड्स पॉजिटिव है, और f की वैल्यू हो जाएगी +60, ठीक है। तो ये उधर जाएगा 1 + 60, ये 2/60 है 30, v की वैल्यू 30 आ जाएगी, +30 आ गई। देखना जरा सही लिखा है क्या, जागते रहो, समझ जाना, ठीक है। ये 1/60 उधर जाएगा तो 1/60 + 1/60 2/60, तो 1/30, तो v यानी v की वैल्यू +30 आ गई, यानी कि a की जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर आगे बनेगी, यहाँ पे ये रहा A'। ऐसी b की बात करते हैं, b यहाँ से कितनी दूर है, ये 50 में 10 40 दूर है, और अगर ये यहाँ से 40 है तो वो वहाँ से 40 है, तो इमेज ये बन गई, ये जो डिस्टेंस है ये 40 हो गया, और 40 + 50 90 उसके लिए हो गया। अगेन 1/v + 1/u = 1/f। 1/v की वैल्यू कितनी है वो तो निकालनी है, u की वैल्यू क्या है वो हो जाएगी -90, ठीक है, और f की वैल्यू क्या है वो 1/60 है इसी, ठीक है। यानी कि 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/90 + 1/60, 90 60 180, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, नीचे आ गया 180 / 90 इज 2, 180/3, और ये आ गया 5, और ये आ गया 36, यानी कि v की वैल्यू आ गई +36। इसका मतलब जो इमेज है वो यहाँ से 36 सेंटीमीटर आगे, ये तो 30 था,
वो 36 है, यानी कि फाइनल जो इमेज बनी है उसकी लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, जबकि ऑब्जेक्ट जो था वो 30 सेंटीमीटर लंबा था। हाँ तो सही बात है, वो 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर लंबा था, इमेज 6 सेंटीमीटर लंबी बनी है। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वो होता है HI अपॉन HO। HI क्या है 6 और HO क्या है 6 सॉरी 30, तो यानी कि आ गया 1/5। तो मैग्नीफिकेशन 1/5 है, सही बात है। सेकंड इमेज रियल है, रियल एक मिनट यहाँ गड़बड़ लग रही है मुझे। सेकंड इमेज रियल थोड़ी है यार, सेकंड इमेज तो वर्चुअल बन रही है, समझ में आ रही वाली बात, क्योंकि इसके पीछे बन रही है, तो ये तो गलत है। अब सेकंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ए बी ऐसे है तो इमेज भी ए बी ऐसी बनी है। एक्चुअली अगर आप इस मिरर में देखो तो ए बी ऐसे था तो ए डैश बी डैश ऐसे बनी, तो ये इन्वर्टेड थी, पर ये तो इरेक्ट ही है, ठीक है। तो यानी वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफिकेशन 1/5 है, ठीक है। सेकंड इमेज मूव्स टुवर्ड्स द कन्वेक्स मिरर। अब ये इधर जा रही है तो वो इधर जा रही है। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट इमेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं हमेशा, क्योंकि अभी लिखा था ना, मैंने हटा दिया। मैग्नीफिकेशन जो होता है, अगर ऑब्जेक्ट छोटा होता है, या वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज -v²/u²। ये बात हमेशा ध्यान रखना मिरर के लिए, और लेंस के लिए वो +v²/u² होता है, ठीक है। तो vi अपॉन v इज इक्वल टू -v²/u²। अब अगर ये -v²/u², इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये इधर जा रहा है, और अगर ये इधर जा रहा है तो वो इधर जा रहा होगा, पर ये इधर जा रहा है तो वो इधर जा रहा होगा। इसका मतलब ये तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें ये जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड इमेज मूव्स टुवर्ड्स द कन्वेक्स मिरर। सही तो है, कन्वेक्स मिरर की तभी तो मूव कर रहा है, सही बात तो है, ठीक है। सेकंड इमेज मूव, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बॉम्बे कलकत्ता। चलो, कर्व मिरर नहीं आ रहा था, पूरा आ गया एक ही बार में। समझ में आ गई बात, ये आगे बढ़े। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये तो थोड़ा आसान सा लग रहा है वैसे मुझे, ज़्यादा मतलब छोटी मोटी ज्योमेट्री है बस। क्या करोगे इसके अंदर, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ अ 30, 60, 90 प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 इमर्स इन वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। चलो भाई, बाहर है 4/3, अंदर है 5/3, शोन इन द फिगर। अरे यार अब फिर चलो खैर, एग्जिट एंगल θ2 ऑफ द रे। हाँ भाई, तो क्या होगा यहाँ पे, तो पहली बात तो ये है कि अगर ये है 60 तो ये है 30, तो ये है 60, और ये है 60 तो ये है 60, और ये है 60 तो ये 30 था, वो 90 है तो ये 60 है, और ये 60 है तो ये भी 60 है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 30 है, तो बस यहाँ से टेंशन लगा लो, तो कितना आ गया, समझ में आया क्या कर दिया मैंने। ये दो डायग्राम दूसरा बनाऊं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लूँ क्या एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरे सर आपने तो वहीं उसी के अंदर कुछ कर दिया कुछ। देखो ये एंगल 30 दे रखा है, तो ये एंगल इतना 60 हो जाएगा क्योंकि ये तो 90 है। अब यहाँ से एक रे सीधी आई, इस पर टकराई, ठीक है। अब ये 30 है तो ये 60 है, और ये 60 है तो ये भी 60 है, वैसे कि ये 60 है 30 है 60 हो जाता, और वो यहाँ से यहाँ टकराई। अब ध्यान से देखो, ये 60 है तो ये भी 60 है पूरा, ठीक है। और अगर ये पूरा 60 है जिसमें से ये भी 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और इसका मतलब ये 30 हो जाएगा, और बस ये एंगल निकालना है ये वाला। तो अंदर म्यू कितना था 5/3 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन थीटा। तो 3 और 3 कटे, साइन 30 वैल्यू होगी हाफ वहाँ चला गया, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 5/8। मेरे ख्याल से यही लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, हाँ तो ये सही है। एग्जिट एंगल θ2 तो TIR at point P ceases if the refractive index of water is increased to 5 by कौन सा पॉइंट P कौन सा है, ऐसे यही है, हाँ। तो ये P कब सीज हो जाएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो किसी भी हालत में 60 ही होने वाला है,
ठीक है, यानी कि 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। व्हाट इज म्यू रेयरर? एक मिनट, पूछा क्या है? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड, तो बाहर तो म्यू कितना दे रखा है अपने को? बाहर का म्यू दे रखा है 4/3, ठीक है, और अंदर दे रखा है 5/3। तो वाटर का म्यू चेंज करना है, तो वाटर का म्यू मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 इज इक्वल टू म्यू आर कितना हो जाएगा? म्यू आर वही तो निकालना है, रेयर मतलब पानी का, और म्यू डेंसर 5/3 यही सही, ठीक है क्या? तो 3 को ऊपर लाओ तो वो √3 बन जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा 5/2√3। तो 5/2√3 से अगर वो ज्यादा हो गया, कौन? पानी का म्यू, तो उस केस में टी आर होना बंद हो जाएगा। तो ये वाली बात सही है, ठीक है, और टी आर तो ठीक है, फिर तो दूसरा तो कोई बात नहीं। तो आंसर आ जाएंगे ए एंड सी। समझ में आया कि नहीं आया? सब ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ये क्रॉस सर्फेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। अच्छा, इसको मैं लेंस बोल सकता हूं क्या? ये जो चीज बनी हुई है इसको मैं लेंस बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? पीछे वाला जो शेडेड पोर्शन है उसको हटा दें, तो इस शेप का अगर कोई ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट सरफेस बना हुआ है, तो उसको लेंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, इसको हम लेंस बोल सकते हैं, ठीक है। लेंस क्या होता है बेसिकली? बाय डेफिनेशन लेंस का मतलब होता है कोई भी कर्व सरफेस, सॉरी कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस जो एटलीस्ट एक साइड से कर्व्ड साइड हो गई, उसको हम लोग लेंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि हम जो लेंस पढ़ते हैं वो यहाँ पे नहीं है, हम एक्चुअली क्या थिन स्फेरिकल लेंस पढ़ते हैं। एक कर्व का मतलब जरूरी थोड़ी स्फेरिकली हो, कनकेव, कन्वेक्स, अमीबा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी लेंस है, पर इसमें हम लेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग थिन लेंस की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो पूछा क्या? इन द फिगर शोन द ऑब्जेक्ट O is placed in air on the principal axis, the radius of the curvature of the spherical is 60 degree, L1 is the final image formed after all the refractions and reflections। हाँ भाई, क्या दिक्कत है? क्या करेंगे भाई? यहां से एक रे रवाना हुई, एक बार यहाँ पे कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा, ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। वो जो इमेज थी वो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, उसकी इमेज अंदर बन गई। वो जो इमेज थी वो इसके लिए लौटते टाइम इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई और उसकी इमेज बन गई। ये तो करना है। अरे समझ में आती है कि नहीं आती? आती है। तो एक बार देख लेते हैं भाई, D1 कितना है? दिया है? D1 दिया नहीं ना, गंदे लोग। चलो कोई बात नहीं। अब अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे बातचीत, D1 120 से लेके शुरू करते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाए? कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये वाली बातें आपने करी थी वैसे पहले, बस जल्दी से बताओ। फिर अगर रही इधर घुस रही है तो μ2 क्या है? अरे बोल दो। μ2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रेज लाई। तो ये हो गया 3/2। v निकालना है, μ1 1, u 120 माइनस 120 बोल देता हूँ। D1 उन्होंने 120 बोला हुआ है पहले ऑप्शन में, और μ2 3/2 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू प्लस 60। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? 3/2 माइनस 1 कितना होता है? 7/2। बहुत खुशी की बात है, मजा आ गया। देखा क्या? 3/2 माइनस 1 कितना होता है? हाफ बाय 60 हो गया, मतलब 1/120, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये भी हो गया 1/120। जय बजरंगबली। तो v की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर d पे, अगर ये 120 D1 पे ये रखा हुआ है, तो उस केस में जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी बनती है, मतलब रेज पैरेलल हो जाएंगी बाद में, और फिर यू टर्न, और फिर वापस आके इसी जगह इमेज बन जाएगी। पूरा सवाल सॉल्व हो गया। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? ओ पे मिल जाएगी। अगर D1 की वैल्यू 120 है तो, और 240 तो फिर कुछ और होगा, और क्या। अच्छा, इफ D1 इज 120 देन द IF इज फॉर्म्ड ऑन O फॉर एनी वैल्यू ऑफ D। सही बात है भाई, D2 की कोई भी वैल्यू के लिए से इंडिपेंडेंट है वो यही बनेगी इमेज, तो ये वाली बात सही हो गई। इफ D1 is 240 then the IF is formed at O only if D2 is 360। ये अब निकाल के देखना पड़ेगा। तुम निकाल सकते हो? अगर निकाल के दिखा दूं, निकाल लोगे? ये यहीं पे बस D2 की वैल्यू जो थी वो माइनस 120 की जगह क्या डालनी है? माइनस 240 डालनी है, तो उससे एक इमेज बनेगी, ठीक है।
और एक्चुअली अगर वो वापस ओ पे बन रहा है तो अब ये दूसरा वाला केस है ऑटो कॉलिमेशन का, आज ही बात करी थी अपन इस बारे में। ऑटो कॉलिमेशन के दो केस होते हैं, एक तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन और एक बार इसकी इमेज यहाँ बन जाए। तो एक्चुअली वो जो उससे जो V है ना वो V360 आ रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि उन्होंने ये बोला हुआ है 240 है तो D2 का 360 होगा तो दोबारा इमेज वहाँ बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो कर लेते हैं 3/2 बाई वी, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू, यू हो गया माइनस 240 इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, तो 3 2 माइनस म्यू बाई आर, आर क्या हो गया प्लस 60। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 120 हो गया ना ये, और माइनस 1/240 नहीं आ रहा है, नहीं 3/2 भी तो है, 3/2 वी इज इक्वल टू ये, तो ये कितना आया, ये माइनस 1/240 आ गया क्या, माइनस नहीं प्लस 1/240, ठीक है आ गया 360। v की वैल्यू आ रही, v की वैल्यू आ गई 360 एक्चुअली, सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 360। v की वैल्यू 360 आ रही है, इस बात का मतलब क्या है कि अगर ये 240 पे रखा हुआ है तो इमेज 360 बन रही है। अब d2 अगर 360 है इसका मतलब इमेज यही बन रही है यहाँ पे डॉट, और इसका मतलब ये वाली रे इधर से आई वो इधर चली जाके उधर पहुंच गई, और ये वाली रे इधर से आई वो उधर से जाकर उधर पहुंच गई, और इमेज दोबारा वही बच गई। आज ही ऑटो कॉलिमेशन पढ़ा था उसी को दोबारा अप्लाई करने का मौका मिल गया। समझ में आई वाली बात, तो उस केस में हम लोग इसको भी सही बोल सकते हैं। D1 240 है तो IF is formed at O for all value D2 गलत, D1 240 है तो I1 IF कैन नॉट बी फॉर्म, ये भी गलत, तो आंसर एयर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। अच्छा एक मिनट, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म से ही मिल लेते हैं, थिन प्रिज्म है, खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है तो ए छोटा है। अगर वो सारी इनके सारे रिश्ते निकालो सारे खानदान के, क्या क्या थे, एक था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू दद्दू, और क्या था 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, दूसरा क्या था म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, और एक और क्या था डेल्टा चाचा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक्चुअली क्या है जब थिन प्रिज्म की बात करते हैं तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस भी होता है, तो आई तो अपने आप छोटा होता है, छोटे आई के लिए ही सारी बातें एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, तो ए भी छोटा है आई भी छोटा है, तो अगर आई छोटा है तो R1 भी छोटा होगा, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू म्यू R1, ऐसे ही। अच्छा R1 छोटा है और ए भी छोटा है तो R2 भी छोटा ही होगा, और R2 छोटा है तो E भी छोटा होगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं E इज इक्वल टू म्यू R2। अगर I भी छोटा है E भी छोटा है A भी छोटा है तो ये छोटों का खानदान है, डेल्टा कहां से बड़ा हो जाएगा, और इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, I को लिख दिया मैंने म्यू R1, E को लिख दिया मैंने म्यू R2 माइनस A, इनफैक्ट म्यू कॉमन निकाला तो ये R1 प्लस R2 बन गया माइनस A, वो तो खुद A होता है, तो यहां से म्यू माइनस 1 इंटू A। तो खास बात ये है कि डेल्टा इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि I की वैल्यू क्या है, किस एंगल पे जाके रे टकराई है, बस आई छोटा होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी डेल्टा उतना ही आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्मॉल एंगल प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन RI ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, सही बात है। विल डिक्रीज, तो ये वाली बात गलत होगी, नहीं बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या एंगल ऑफ प्रिज्म के, सही बात है, एंगल ऑफ प्रिज्म का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाली बात भी सही है। तो विल बी 2D फॉर अ रे ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 इफ D फॉर अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, डेल्टा की वैल्यू अगर पहले 1.2 थी और ये चीज अगर D थी, तो अगर ये 2.4 करूंगा तो ये 2D हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, देख लो ध्यान से, क्या डेल्टा म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस एक्सप्रेशन को देख के, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इसको डबल, ए को डबल करेंगे डेल्टा डबल होगा, समझ में आता है, -1 भी तो लिखा हुआ है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, तो सही हो जाएंगे कौन कौन से, ए एंड सी। समझ में आई बात। अच्छा फिर आ गया इंटीजर टाइप सवाल। अच्छा यहां पर आता है कि भाई अगर ये रे घूम रही है, मिरर घूम रहा है, तो इंसिडेंट रे घूम रही है, मिरर घूम रहा है, तो क्या होता है, तो समझ लो, जान लो भाई, देखो ऐसा है, अगर सीधी सी बात ये है कि अगर ये मिरर है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो अगर ये ऐसे घूमेगी ओमेगा से तो ये भी ऐसे ही घूमेगा ओमेगा से पर उल्टा,
ठीक है, तो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे एंड प्लस टाइम्स ट्वाइस ऑफ ओमेगा ऑफ द मिरर। बस ये वाली बात ध्यान रख लो तुम तो, ठीक है। अगर आप मिरर को इधर थीटा घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे उधर 2 थीटा घूम जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंसिडेंट रे को इधर ओमेगा थीटा घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट डायरेक्शन में और उतना ही थीटा ही घूमेगी, ठीक है। अब इसको इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिगर शो द प्लेन मिरर ऑफ, अच्छा प्ले फिगर तो शायद दिख नहीं रहा होगा, काफी लाल लाल पीला सा हो रखा है। ये एक रे इधर जा रही है, यहाँ इधर जा रही है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, इसको 10 डिग्री घुमाया ऐसा कहा जा रहा है। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये मिरर है, इसको भी चेन्नी है, इसको भी 20 डिग्री घुमा दिया। तुम तो बस ये बता रहे हो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा। बस दोनों काम कर दिए, इसको 20 घुमाया तो इसका मतलब ये इधर 40 घूम जाएगा, और इसको 10 इधर घुमाया तो ये 10 इधर भी घूम जाएगा, तो कुल मिला के 30 क्लॉकवाइज घूम जाएगा, खत्म। समझ में आई ये वाली बात। तो जो मेरा तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन पूछा है फाइंड द अपैरेंट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर एंड शिफ्ट इन द शिफ्ट। हाँ, अभी तो ऐसा क्या होता है, एक अगर ये स्लैब होती है तो स्लैब में शिफ्ट होता है वो हमेशा t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू होता है, एंड दिस शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर रे इधर जा रही है, अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, रेज उधर जा रही है, तो जो शिफ्ट होगा वो t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू कितना है 2, तो ये हो गया हाफ, यानी कि 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा। शिफ्ट ही पूछा है क्या, शिफ्ट इन दी पोजीशन, बस ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो बेकार है। सवाल दिख रहा है ना तुमको इसमें, अपने को दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, ये वाली जो लाइन है, ये रेड कलर की लाइन दिख रही है, अच्छा ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 5 सेंटीमीटर। नहीं आया, समझ में नहीं आया, तेजी से तो निकले ये क्या हो गया, तुम खत्म हो गया तो सब ठीक। अच्छा चलिए भाई, तो एक बुलबुला है, मिरर है, उसके अंदर एक पता नहीं कहीं तो एक बुलबुला सा आ गया है, और इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। There is a small air bubble inside a glass sphere mu is equal to 1.5 of radius 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ग्लास स्फीयर है, उसके अंदर एयर बबल है, उसका म्यू 1.5 है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, म्यू की वैल्यू 3/2, और बबल कहाँ है, द बबल इज एट O at 7.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ग्लास। ऊपर से नीचे ये 2.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर ऊपर से, नीचे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। द स्फीयर इज प्लेस्ड इन वाटर, चलो चारों तरफ पानी भर दिया भाई, सच दैट द टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। अरे पानी भी, चलो पानी भी यहीं तक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द बबल, ऑब्जर्वर ऊपर है, ऊपर से कोई देख रहा है इसको, तो उसको यहां से ये बबल कितनी नीचे नजर आएगा, बस ये पूछा है। बेसिकली क्या होता है, अभी ये बबल है, बबल यहाँ चला 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 चला, यहाँ पे पहली बार कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन हुआ। कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 क्या हो जाएगा, μ2 क्या हो जाएगा 4/3, और v निकालना है, माइनस μ1 क्या हो जाएगा 3/2 बाय u की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 7.5 दीजिए, -7.5, क्योंकि इंसिडेंट रेज ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 4/3 माइनस 3/2 अपॉन r। r क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -10 -5 क्यों आया, क्योंकि जहां ऊपर आ था सेंटर कर्वेचर नीचे की तरफ था, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम लोग v निकाल सकते हैं, v की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली वो जो v है वो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, ताकि मतलब इससे पीछे की तरफ था, ठीक है। और निकाल लेगा एक बार, निकालो कितना आ रहा है 5/3 माइनस 3/2, और नीचे सॉरी 4/3 माइनस 3/2, और यहाँ पे 7.5 और है, 7.5 को मैं लिख सकता हूँ
3/4 30/4 कैलकुलेशन गंदी है। 4/3v माइनस या प्लस 3/15 3/15 ही आ गया ना ये। हाँ तो ये 1/5 आ गया ये। और ये कितना है? ये पूरा 8/6 आ रहा है। ये आएगा 4/3 माइनस 3/2 अपॉन 5 विद अ माइनस साइन। ठीक है, तो ये 1/5 को यहाँ ले जाता तो -1 इसमें से घटा देते हैं ना। अभी ठीक है क्या? और ये क्या बन गया? ये तो हो गया 6/3 2 8 6/2 3 9 6/1 6 9 और 6 15 और 8 23 23/6 और नीचे 30 और है तो ये आ गया 23/30 विद माइनस साइन। और ये क्या है? 4/3v है। ये कितना गंदा है, ये 10 आ गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? v की वैल्यू आ गई -40/23। ठीक है, माइनस का मतलब नीचे, माइनस का मतलब नीचे, तो यहां से ऊपर से 40/23 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, तो ऊपर से बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अब अगर एक बार फिर से लगाते हैं गॉस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, हालांकि ये तो प्लेन सरफेस है तो वहां क्या लगाओगे? तो हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस 1/r आना था, r तो इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको कर दिया 0। तो μ2 क्या हो गया? 1। v क्या है निकालना है, μ1 क्या है? u μ1 क्या है? 4/3 और u की वैल्यू कितनी है? वो है -40/3 प्लस 10 40/23 40/23 प्लस 230/23 तो ये कितना हो गया? 270/23। ठीक है, विद अ माइनस साइन। क्यों? क्योंकि रेज ऊपर की तरफ जा रही हैं और जो फाइनल इमेज है वो ऊपर से वो एक्चुअली नीचे की तरफ लाइक कर रही है। तो डिवाइड माइनस u की वैल्यू हो गई, सॉरी दिस 1/v इज इक्वल टू, कहते हैं ना, इक्वल टू μ1/u। तो μ1/u की वैल्यू हो गई -270/23। ठीक है क्या? तो बस यहां से v की वैल्यू आ जाएगी और काफी गंदी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पर डेटा, खैर डेटा भी ऐसे ही दे रखा है 4/3 3/2 7.5। चलो खैर ठीक है, तो बस यहाँ से v निकाल लो। ये v जो है वो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली नेगेटिव आई है, -270 माइनस टाइम्स 270/23 थी, तो माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज इस वाले ऊपर वाला सरफेस है उसे नीचे की तरफ दिखेगी और उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वही अपना आंसर है। ठीक है, अच्छा फिर आया नेक्स्ट क्वेश्चन। डायोप्टर लेंस फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल इमेज और diopter lens forms a virtual image which is 4 times the object placed perpendicularly on the principal axis of the lens. Find the required distance of the, हाँ क्या हो, ये तो बेकार सवाल है। 2.5 diopter, इसका मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ हो गई 1/2.5। ठीक है, पावर दे रखी है तो लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? 1/पावर। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो ये कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 10/25 मतलब 2/5। ठीक है, तो 2/5 का मतलब 0.2 नहीं 0.4 यही है ना। तो पॉइंट और इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लो तो 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ आ गई। देखना कैलकुलेशन सही करिए ना, ये 10/20 2/5। हाँ ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब इमेज 4 टाइम्स ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल इमेज बनी। इस बात का मतलब क्या है कि अगर जैसे लेंस था, ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी इमेज जो है उसकी पीछे बन गई 4 सेंटीमीटर या इसी तरह बन गई और 4 टाइम्स बड़ी है। इसका मतलब पहली बात तो ये है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, तो m की जो वैल्यू आ गई वो +4 आ गई। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का भी साइज है, या सॉरी जो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है वही इमेज का भी ओरिएंटेशन है। ठीक है, और वो क्या होता है?
वो होता है v बाई यू, ठीक है, और v क्या होता है, v होता है uf अपॉन यू प्लस एफ लेंस के लिए, ठीक है। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल 1 बाई एफ होता है, तो यहां से हम लोग v को लिख सकते हैं uf अपॉन यू प्लस एफ, ये एक u से u कट गया, ठीक है। f की वैल्यू 40 प्लस 40 आई जाएगी, तो बस ये प्लस 4 दे रखा, तो प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 40 अपॉन यू प्लस 40। सॉल्व, इसको u के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, फिर प्ले मिरर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज हंग ऑन अ वर्टिकल वॉल ऑफ अ रूम विच इज लोअर एज। अब ये फिर प्ले मिरर का सवाल आ गया एक, प्लेन मिरर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज हंग ऑन अ वर्टिकल वॉल ऑफ अ रूम विद इट्स लोअर एज 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। चलो भाई, ये 50 सेंटीमीटर लंबा मिरर और जमीन से 50 सेंटीमीटर की हाइट पे, अ मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। यहां से 2 मीटर की दूरी पे एक आदमी खड़ा हुआ है, आदमी की हाइट है 1.8 मीटर। अब ये कितना था, ये तो कुल मिला के 1 मीटर ही है ना, तो 1.8 मीटर की अगर हाइट का आदमी है तो वो इतना लंबा हो गया, ठीक है। फाइंड द लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द विजिबल रीजन परपेंडिकुलर टू द मिरर ऑफ द फ्लोर विजिबल टू हिम ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। और उसको कितनी जमीन नजर आ रही है ये पूछ रहे हैं बस, कैसे पता करो कितनी जमीन नजर आ रही है। तो हमें कह सकते हैं, एक काम करो आप तो यार, ये आदमी है ना, ये अज्यूम करते हैं इफ हिज आईज आर एट हाइट ऑफ 1.8 मीटर, या आंखों की जो हाइट है 1.8 मीटर दे ही रखी है, तो हम ये कह सकते हैं इसकी जो इमेज बनेगी वो एक्चुअली यहां बनेगी आदमी की इमेज, मिरर के उतना ही पीछे यहां कहीं, ठीक है। ये आंखों की हाइट है। अब सिंपल सी बात ये है कि जमीन से जो जैसे मान लो कोई रोशनी अगर यहां से उधर जा रही है तो वो एक्चुअली ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। इसको ये वाला पार्ट नजर आया जमीन का, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द विजिबल रीजन परपेंडिकुलर टू द मिरर। हाँ, ये इसको कितनी जमीन नजर आ रही है पूछ रहा है बस, ठीक है। अब उसके अगर आप ये देखोगे तो इसको यहां तो शायद इसके पैर ही नजर आ जाएंगे इसको, और अब बेसिकली आपको बस ये पता करना है जमीन कितनी नजर आ रही, तो उसके लिए करोगे क्या आप, भाई आप सिमिलर ट्रायंगल लगा लो, ये 50 है, ठीक है। अब ये 50 है, ये 1.8 है, ये 2 है कि नहीं है, ये 2, और अगर मान लो ये x है तो मैं क्या बोल सकता हूं, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 0.5। ये बात समझ में आ रही है क्या, इससे x निकल के आ जाएगा क्या, पक्का निकल के आ जाएगा क्या। अच्छा, दूसरे केस में क्या करोगे फिर, ये तो पहले वाला पॉइंट हुआ, बाद वाला पॉइंट कैसे दिखेगा, नहीं तो उसमें बस ये हाइट, अब जो ट्रायंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा ऐसे। तो अगर ये फिर डिस्टेंस y है तो फिर हो जाएगा 2 प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 1। 2 प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 1, ठीक है क्या। तो यानी कि 2 प्लस वाई की वैल्यू 1.8 इंटू वाई आ जाएगी, तो यानी ये हो गया 0.8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन 0.8, तो 2 से जरा सी बड़ी आई, वो लग भी रहा है 2 से जरा सी बड़ी भी लग रही है, ठीक है। तो उसको अपने पैरों के थोड़ा सा पीछे का भी दिखेगा, ठीक है। पर y आंसर नहीं है एक्चुअली, y माइनस x आंसर है, क्योंकि उसको इतनी जमीन नजर आने वाली है। यहां से x निकालो, यहां से y निकालो, दोनों घटा दो। समझ में आई वाली बात। अच्छा, फिर अगला सवाल, अगला तो ओरल टाइप का सवाल है, ये मिटा दो इसको, ये बना लिखना है अभी, मिटा दो क्या, है जी, मिटा दो।
अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3/2 है, तो इसमें शिफ्ट कितना आएगा, तो 3 × 1 - 1/2 3/2 सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 31 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना भाई, ओरल सवाल है बिल्कुल, पूछा फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ये पूछा ना, हाँ। तो हम ये कह सकते हैं भाई देखो ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से गई, जब वो यहाँ पहुंची, मतलब आंख है यहाँ पर, मान लो ये आंख है, आंख यहाँ लगी होती तो उसका ऑब्जेक्ट यहीं दिखता, जब आंख यहाँ लगाते तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखता, आंख यहाँ लगाते तो 1 सेंटीमीटर और आगे आ जाता, और इसका मतलब वो यहाँ मिरर को ऐसा लगा कि वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, और 10, 15, 30 कर्व मिरर के लिए भी होता है, बस यहाँ पे 20, 30 हो गया तो इमेज 60 बन जाएगी, 20, 30 हो गया इसके लिए तो इमेज 60 बनाएगा। लेकिन जब वो रे लौट के वापस जा रही होगी तो वो फिर 1 सेंटीमीटर और सरकाएगा, और ये शिफ्ट हमेशा, मैंने भी अब क्या बोला था, वो शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होता है, तो यानी कि वो इधर ही आएगा, कितना आएगा, तो मतलब वो बेसिकली वो 60 पे इमेज बनाता, पर इसकी मेहरबानी से 61 पे बनाएगा। ठीक है, तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो 61 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ आ गई बात? चलिए, तो ये हुआ अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरा। ठीक है, आई होप आपके कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ चीज़ें आपने कुछ नई सीखी होंगी। बस जो गलतियां जो मैं आपको बता रहा था वो गलतियां मत करना, बाकी सब तो फॉर्मूले हैं, लगाते जाओ, खुश रहो। ठीक है, थैंक यू।